ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, इतिहास चैप्टर का है और ये है औद्योगिकरण का युग। टॉपिक क्या है? औद्योगिकरण का युग। यहाँ मात्रा लगा दें। हाँ, औद्योगिकरण का युग पार्ट 2। इसके पहले मैं एक पार्ट डाल चुका हूँ और उसे आप जा कर के देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के आप, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप डालेंगे कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड ऑफ द हिस्ट्री पार्ट 2, वैसे वो प्लेलिस्ट आकर के आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसमें हमको जिन टॉपिकों का अध्ययन करना है वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मोटे मोटे टॉपिक हैं। ये स्टेपलर क्या होता है, ये फुलर क्या है, कार्डिंग क्या है, कारखानों की शुरुआत कब हुई और कारखानों के लाभ क्या हैं, फिर उसके बाद औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसी रही और फिर नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले पाए, आखिर क्यों। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? औद्योगिकरण का युग और पार्ट नंबर 2। एक पहला पार्ट हम इसको अपलोड कर चुका हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टेपलर क्या होते थे? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था, यानी पतले रेशे अलग, मोटे रेशे अलग, उनको एक जगह कलेक्ट कर लेता था, अलग कर लेता था, स्टेपल कर लेता था। जैसे हम किसी चीज़ को स्टेपलर करते हैं ना, कागज़ को, उसी तरीके से ये भी था। दूसरा है फुलर। ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता था। जैसे लेडी जैसे चुन्नट बना करके क्या करती हैं, वो साड़ी पहनती हैं ना, लाइक दिस टाइप। कार्डिंग क्या था? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया था, मतलब धागा बनाने की पहला जो प्रोसेस था वो था कार्डिंग। अब इन सब के साथ साथ कारखानों की भी शुरुआत इंग्लैंड में हो चुकी थी। सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में लगने शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में कारखाने लगने लगे। मतलब कारखानों के लगने का विकास तेजी के साथ बढ़ा। जी, इस नए युग का पहला प्रतीक क्या था? कपास। भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम, भारत में कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं, ये आप हमको बताएंगे। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई। मतलब क्यों? क्योंकि जो ये औद्योगिक युग आया उसमें कपास सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उभरा, जिससे कपास की मांग बढ़ गई। और जब कपास की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होना आवश्यक है। 1760 में ब्रिटेन में 5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित हुआ, बाहर से मंगाया गया भाई। 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कपास का वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरीके से ये कारखानों की शुरुआत के विषय में हमने देखा। अब आता है कि कारखाने जब लगे तो उनसे लाभ क्या हुए, कारखाने लगाने के लाभ क्या थे। ये देखिए, श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ गई। पहला लाभ तो यही हो गया, क्योंकि अब कारखाने में कौन से श्रमिक जाएंगे? जो श्रमिक ज़्यादा कुशल होंगे वही श्रमिक कारखानों में काम करेंगे। नई मशीनों की सहायता से प्रति व्यक्ति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनाने लगे या बनने लगे। यानी क्या हुआ? नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनाने लगे होगा भाई, बनने लगे। ऐसा भी हो सकता है श्रमिकों की मदद से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनने लगे। क्लियर? यानी श्रमिक जो थे वो कम यूज होने लगे, लेकिन जो उत्पादन है वो बढ़ा और जो प्रोडक्ट थे, जो उत्पादन थे वो बेहतर हुए।
औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग से ही हुई। यानी कपड़ा उद्योग ने क्या किया, औद्योगिकरण की शुरुआत कर दी। कहाँ, इंग्लैंड में। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया, क्योंकि अब काम सब कुछ मैकेनिकल पे डिपेंड हो गया था। तो इसलिए अब श्रमिकों पर निगरानी रखना और उनका काम लेना और आसान हो गया। अब श्रमिकों से काम आसानी के साथ लिया जा सकता था। अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब कारखाने लगने लगे, उनसे लाभ होने लगा, तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ी। यानी उद्योग धंधे जो क्या हुए वो बढ़ने लगे। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था, और भी कुछ था। क्या जी, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफ़ी तेजी के साथ हुई। इतना ही नहीं, यानी केवल सूती वस्त्र का ही उद्योग नहीं लगा, बल्कि लोहा और स्टील उद्योग यानी इस्पात उद्योग में भी काफ़ी तेजी से बदलाव हुए, और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग बन गए। यानी ब्रिटेन का जो इस्पात इंडस्ट्री थी वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। औद्योगिकरण के पहले दौर में यानी 1840 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग सबसे आगे था। 1840 के दशक में क्या हुआ, जो सूती कपड़ा था उसका जो उद्योग था बहुत तेजी के साथ रैपिडली बढ़ रहा था। रेलवे के प्रसाद के बाद, अब रेलवे का भी प्रसाद शुरू हो गया, तो रेलवे के विकास और प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि रेलवे का विकास लोहे पर ही डिपेंड करता है, इसलिए जब रेल का विकास हुआ तो इस्पात का भी विकास लाजमी है, तेजी के साथ होगा। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में तेजी के साथ बढ़ा, और जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहाँ पर रेलवे लगभग 1860 में पहुँच गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में पहली बार रेल लाइन की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार रेल लाइन कब, रेलवे का विकास या रेलवे की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है, और किस वायसराय के काल में हुई। यानी इस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, और क्या बताना है, गवर्नर जनरल बताना है। यानी भारत में रेलवे का विकास किस सन में शुरू हुआ, और ये पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बनी थी, और किस गवर्नर जनरल के काल में बनी थी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1873 आते आते ब्रिटेन लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। यानी जो ब्रिटेन था वो लोहे और इस्पात के निर्यात में 1873 आते आते कुल कितना मिलियन पाउंड हो गया, 77 मिलियन पाउंड का निर्यात इंग्लैंड करने लगा। यह सूती कपड़े का 2 गुना था। मतलब सूती कपड़ा 1840 तक सबसे आगे था, लेकिन 1873 मास 33 साल में ही सूती कपड़े से इस्पात का जो निर्यात था वो 2 गुना बढ़ गया। मतलब लोहे की इतनी ज़्यादा डिमांड थी रेलवे की वजह से भाई। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा। इस औद्योगिकरण का रोजगार पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में ही नियोजित था। बाकी 80% लोग कहाँ काम करते थे? बाकी 80% लोग परंपरागत उद्योगों में ही इन्वॉल्व थे। इससे पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। अभी भी 80% पॉपुलेशन कहाँ काम कर रही थी? पारंपरिक उद्योगों में लगी थी। केवल 20% ही तकनीकी या प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे हुए थे।
अब कारण क्या था कि ये जो नए उद्योग आए ये परंपरागत उद्योगों को रिप्लेस नहीं कर पाए। कारण क्या था, उसकी जगह नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। कारण क्या था? जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहाँ पर केवल 20% ही मजदूर काम करते थे। कितने परसेंट? औद्योगिक क्षेत्र में केवल 20% ही मजदूर काम करते थे। यही तो लिखा है यहाँ पे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। अरे भैया 20% लोग थे तो कहाँ रिप्लेस कर पाएंगे परंपरागत उद्योगों को, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 80% परंपरागत उद्योग में अटैच हैं लोग। और क्या हुआ? प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। मशीनीकरण का युग धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि यह काफ़ी महंगी थी। इसीलिए जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो उद्योग धंधों को लगाने में कम विश्वास करते थे। भैया कारण था उसका, मशीन खराब हो जाएगी तो बड़ी समस्या होगी, फिर पूंजी लगाना पड़ेगा। और परंपरागत उद्योग में क्या है, एक बार पूंजी लगा दिया है, मजदूर अपना काम कर रहा है, उसमें कुछ मशीन जैसा था नहीं। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों के बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। यानी वही परंपरागत उद्योग क्या करते थे भाई, जो परंपरागत उद्योग थे वो 80% वर्कर्स काम करते थे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन का भाग था वो कहाँ से आता था भैया? इसी गृह उद्योग से आता था, क्योंकि यहाँ पर 80% लोग काम करते थे। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक। इसका पार्ट नंबर 3 बहुत जल्द आपके सामने में लेकर आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि इन सब चीज़ों को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो इसके विषय में नहीं जान रहा है या जो इससे वंचित है उसको भी इस निःशुल्क शिक्षण का अवसर मिल सकता है। तो आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।